नमस्ते दोस्तों। हमारे बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हाउसिंग लोन है उसको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे दोस्तों के मन में। तो एक डिटेल्ड वीडियो लेके हम बनाने जा रहे हैं कि हाउसिंग लोन में कैसे कैसे हाउसिंग लोन सैंक्शन होता है, ज़ीरो से लेके एंड तक कैसे कैसे सारा प्रोसेस होगा। कैसे आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है हाउसिंग लोन लेने का, लेकिन आपका ड्रीम है कि आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा। और हाउसिंग लोन की छोटी छोटी जो बातें हैं, कोई टिपिकल सी बातें हैं, उनको आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो अगर आप हाउसिंग लोन लेने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको अपना घर बनाना है, आपको अपने लिए अपनी जो कहते हैं कि हार्ड अर्न मनी से और उसके साथ बैंक की सपोर्ट के साथ एक घर बनाना है, तो उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करना है। बिल्कुल पहले दिन से आपको बैंक के पास कैसे जाना है, कैसे बैंक को अप्रोच करना है, और एंड तक आपका जो लोन सैंक्शन हो जाएगा। सैंक्शन होने के बाद जब आप घर खरीद लोगे, और कैसे कैसे आप खरीद सकते हो, प्लॉट ले सकते हो, प्लॉट लेके उसके ऊपर बना सकते हो, बना बनाया घर ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, और कितना पुराना घर ले सकते हो, नया 50 साल पुराना, या फिर मतलब कुछ भी बैंकिंग में हाउसिंग लोन को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, वो हर डाउट को, जो कमेंट्स हमारे पास आते थे और बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज थे, बहुत टिपिकल पॉइंट्स थे जो हमारे दोस्त पूछते रहते हैं, तो उन सबको कंपाइल करके हर पॉइंट को मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही A to Z कैसे हाउसिंग लोन प्रोसेस होगा उसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सोचा है कि आपको अपने सपनों का घर लेना है, तो आपके मन में आ सकता है कि मेरे को बैंक से लोन लेके हाउसिंग लोन लेके घर बनाना है। तो पहले तो ये है कि हाउसिंग लोन की ज़रूरत किन किन लोगों को होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो लोग जिनके पास फंड्स की कमी है। सेकेंडली, अगर आप टैक्स में रिबेट लेना चाहते हैं, सेक्शन 80C के अंडर अगर आप टैक्स में रिबेट लेना चाहते हैं, तो आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास सेविंग्स हैं भी, तो भी आप चाहते हैं कि आपके पास लिक्विडिटी बनी रहे, इमरजेंसी में आपको अपने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो इन दैट केस आप चाहते हो कि एक तरफ हाउसिंग लोन चलता रहे और सेकेंडली आपके जो अपने फंड्स हैं वो भी आपके लिए सेफ रहें, तो इन दैट केस आपको हाउसिंग लोन लेना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, स्टार्ट कैसे करनी चाहिए हाउसिंग लोन लेने के लिए। आपको बैंक में जाना है, बैंक वालों को अप्रोच करना है, उससे पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ये है, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आप मेंटली बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपको कौन सा घर लेना है, या आपको प्लॉट लेना है, प्लॉट लेके घर उसके ऊपर बनाना है, या फिर आपको बना बनाया घर लेना है, आपको फ्लैट लेना है, या फिर आप किसी सोसाइटी में कुछ होती हैं कि जो अपनी सोसाइटीज़ 2 साल के बाद उनको कंप्लीशन मिलना है, लेकिन अभी से उनका जो कह सकते हैं कि एक बार उन्होंने इनिशिएट कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े पैसे लेके वो प्लॉट काटेंगे, उसके बाद रेरा आ सकता है, या टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उसमें अपडेशंस आती रहेंगी, उस हिसाब से आपको वो प्लॉट मिलेगा। तो कैसे आपको कौन सी चीज़ लेनी है वो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो इस जो हाउसिंग लोन होता है वो सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए नहीं होता, ये आपको चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके मन में है कि मेरे को प्लॉट रखना है, प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया कि मेरे को प्लॉट मेरे पास पड़ा है, मैं फ्यूचर में उस पर घर नहीं बनाना चाहता, तो इन दैट केस हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है। और सेकेंडली, अगर आपको कोई प्लॉट लेके उस पर घर बनाना है तो उसके लिए हाउसिंग लोन मिल जाएगा। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो उसके लिए मिल जाएगा, बना बनाया घर लेना चाहते हो उसके लिए मिल जाएगा, फ्लोर लेना चाहते हो उसके लिए हाउसिंग लोन मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए, अगर आपके पास पहले का प्लॉट खरीदा हुआ है और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए भी हाउसिंग लोन मिल जाएगा। तो उसके बाद जब आप क्लियर हो जाते हो कि आपने मान लीजिए घर खरीदना है, बना बनाया घर खरीदना है, या फ्लैट लेना है, या जो भी है, तो उस क्लैरिटी के बाद फिर आपको सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं जो कि हाउसिंग लोन के लिए नेसेसरी हैं और मैंडेटरी हैं। सबसे पहले तो होता है KYC, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद आप जो भी काम करते हो, सपोज आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आपकी तकरीबन 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, ये सारे बैंक्स में तकरीबन कॉमन होगा। 6 महीने की सैलरी स्लिप्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे कि मैंने बोला। उसके अलावा आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन अगर आपके पास 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स है तो वो बेस्ट है, उसमें कुछ दो राय की बात नहीं है। और अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं है तो आप अपने जो
आपका एम्प्लॉयर है उससे 16 नंबर फॉर्म ले सकते हैं, 60 नंबर फॉर्म, जिसमें आपकी साल की इनकम मेंशन होती है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। तो सैलरी अकाउंट जहाँ पे भी आपका जिनसे भी बैंक में मेंटेन्ड है वहाँ से आपको तकरीबन 1 साल की स्टेटमेंट निकलवानी है और वो आपको अपने पास रखनी है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप सपोज एक बैंक से हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपकी सैलरी दूसरे बैंक में आ रही है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। आप एक बैंक से लोन ले सकते हैं जबकि आपकी सैलरी दूसरे में आ रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये जब चीज़ें आपके पास इकट्ठी होगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सैलरी अकाउंट की 3 साल की स्टेटमेंट, 1 साल की स्टेटमेंट, उसके बाद 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न या 16 नंबर फॉर्म, और उसके साथ आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप्स, ये आपका हो गया प्रोफाइल पार्ट। तो ये प्रोफाइल पार्ट में आपको एक फाइल बनानी है और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है। उसके बाद आता है कि जो आपने लोन लेना है वो किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी लीगल रिपोर्ट बनेगी। तो जो आपकी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका 15 साल का या 30 साल का जो भी है वो एक रिकॉर्ड बनेगा, जो कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हो उसके पैनल के एडवोकेट जो होंगे वो लीगल रिपोर्ट बना के आपको देंगे। और इसके साथ ही एक वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी जिसमें कि अगर आप रेडी बिल्ट हाउस ले रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन पड़ेगी कि इसकी वैल्यू एज ऑन डेट कितनी है। तो उसमें वैल्यूएशन में भी कई पार्ट्स होते हैं। एक होता है कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, सेकंड होता है कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, और तीसरी है इसकी डिप्रेस्ड वैल्यू कितनी है। तो लीगल रिपोर्ट और वैल्यूएशन, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। और एक चीज़ मैं बीच में मिस कर गया कि जो लीगल और वैल्यूएशन करवाने से पहले और जो आपका पहला पार्ट था प्रोफाइल पार्ट, जिसमें आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे, आपकी जो भी जॉब वगैरह है, वो आपको फाइल ले जाके अपनी पहले सिबिल स्कोर, जिसको हम CIC स्कोर बोलते हैं, वो चेक करवाना है बैंक से कि उसमें कोई इश्यू तो नहीं है, कोई ऑलरेडी आपका लोन बड़ा तो नहीं चल रहा या फिर कुछ खराब तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से बाद में आपका लोन सैंक्शन ना हो सके। क्योंकि जो हम लीगल रिपोर्ट बनवाएंगे या वैल्यूएशन करवाएंगे उसमें आपका कुछ मिनिमल सा खर्चा आएगा। तो उस खर्चे को अवॉइड करने के लिए पहले आप श्योर होना चाहिए कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा प्रोफाइल पार्ट से। तो प्रोफाइल पार्ट को आपको तैयार करना है। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स और 16 नंबर फॉर्म, 1 साल की आपकी सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट और 6 महीने की सैलरी स्लिप्स, ये ले जाके बैंक में आपको देनी है। और अपना जो कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं सिबिल स्कोर या CIC स्कोर, उसको चेक करवाना है। बैंक आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देगा कि आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। उसके बाद आपको बैंक को अपनी जो रजिस्ट्री वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो दे के एक लीगल रिपोर्ट बैंक के पैनल के लॉयर से तैयार करवानी है। और उसके साथ ही वैल्यूएशन जो होगी प्रॉपर्टी की वो तैयार होनी है। सिमिलरली अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, तो आप बिजनेसमैन हो, तो आपको 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद आपकी बिजनेस अकाउंट की जो करंट अकाउंट होगा या फिर आपकी CC लिमिट चल रही है किसी बैंक में, उसकी 1 साल की स्टेटमेंट देनी है। और इसके साथ ही आपको जो आपकी बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल उद्यम रजिस्ट्रेशन होती है या आपका GST नंबर है, वो आपको बैंक में प्रोवाइड करना है। तो ये प्रोफाइल जब आप प्रोवाइड करोगे उसके बाद लीगल वैल्यूएशन होगी। और उसके बाद जो कंपोनेंट है वो अलग अलग होते हैं हाउसिंग लोन में। अब सपोज मैं केस वाइज केस चलूंगा, तो सबसे पहले सपोज आपका जो हाउसिंग लोन है वो प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो इन दैट केस अगर आप प्लॉट परचेज भी कर रहे हो और उसके साथ कंस्ट्रक्शन पार्ट भी है, तो सबसे पहले आप जो प्लॉट जिनसे खरीदना है उनकी फर्दे निकलवाओगे। फर्दे निकलवाने के लिए आप तहसील में जाओगे, उनका 15 साल 30 साल जो भी एप्लीकेबल टेन्योर होगा उसकी फर्दे निकलवाओगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका टेन्योर कितने सालों का है, 15 साल का निकलवाना है कि 30 साल का रिकॉर्ड निकलवाना है? इसके लिए आपको पहले लॉयर से डिस्कस करना है। जो बैंक का लॉयर होगा, आप बैंकर के थ्रू उस लॉयर से पता करवा सकते हैं कि जो आपकी लीगल रिपोर्ट बन रही है वो लीगल रिपोर्ट के लिए 15 साल का रिकॉर्ड सफिशेंट होगा या 30 साल का चाहिए। जब वो आप फर्दे निकलवा लोगे 15 या 30 साल की, उसके बाद लॉयर जो है वो आपको एक लीगल रिपोर्ट बना के देंगे और क्लियरेंस देंगे। और ये जो लीगल रिपोर्ट है इसके साथ एक नील एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। नील एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, बार सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपको जो लॉयर हैं वो बनवा के देंगे। इसके बाद जो वैल्यूएशन होती है, जो प्लॉट आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू पड़ेगी एज ऑन डेट कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, जो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। रियलाइजेबल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 90 to 85% होती है।
रियलाइजेबल वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 90 to 85% होती है मार्केट वैल्यू की। और तीसरी होती है डिस्ट्रेस वैल्यू। तो डिस्ट्रेस वैल्यू कितनी है, वो भी तकरीबन 30% लेस देन मार्केट वैल्यू होती है। तो उस वैल्यूएशन के बाद एक एस्टीमेट बनेगा, जो प्लॉट का वैल्यूएशन तो होगी, उसके बाद उसका एस्टीमेट बनेगा कि आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन कितनी होने जा रही है। तो सपोज आपकी कंस्ट्रक्शन मान लो आपका 5 मरले का प्लॉट है 207 स्क्वायर फुट के हिसाब से, छोटे मरलों के हिसाब से, तो आपका 1035 रुपये हो गया। तो अगर 2000 आज की डेट में लेके चले, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करनी हो तो 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से होती है। तो अगर 1000 फुट को हमें छतना है तो सिंगल स्टोरी बनाने का आपका तकरीबन 20 लाख रुपया लगेगा। 20 लाख रुपया आपका लगेगा टोटल। लेकिन बैंक आपको 100% फाइनेंस नहीं करता। तो बैंक में अगर आपको लोन लेना है तो अगर 20 लाख का टोटल खर्चा आ रहा है तो आपको उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट का तकरीबन 90%, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो तकरीबन 90% यानी कि 18 लाख रुपए मिल जाएगा। अब सपोज आपका जो प्लॉट था वो भी 10 लाख रुपए का था, तो 10 लाख का भी 90% 9 लाख रुपया हो गया। और जो प्लॉट के बाद परचेज करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा उसमें 20 लाख की कंस्ट्रक्शन टोटल आनी थी, उसमें 18 लाख बैंक देगा। और जो पहला प्लॉट लेने के लिए 9 लाख बैंक दे रहा था, 1 लाख आपको खुद से डालना है मार्जिन, तो टोटल 10 लाख रुपए होगा। उसकी आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री होने के बाद आप एक नक्शा पास करवाओगे उस प्लॉट का। अगर नक्शा ऑलरेडी पास, ऐसे भी हो सकता है कि पिछला जो ओनर था उसने पास करवाया हो, तो इन दैट केस आपको नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसके लिए जो अगर 20 लाख का खर्चा आ रहा है तो 18 लाख बैंक देगा और 2 लाख आप अपना मार्जिन डाल रहे हो, तो टोटल 20 लाख रुपए का खर्चा जो आएगा सिंगल स्टोरी बनाने में तकरीबन, तो उसमें आपका घर तैयार हो जाएगा। और ये जो पूरा टेन्योर होगा इसके लिए आपको थोड़ा मोराटोरियम पीरियड दिया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ हो सकता है बैंक टू बैंक वो भी वेरी करता है कि सपोज 12 महीने 18 महीने का आपको टाइम दे दिया बैंक ने कि आप कंस्ट्रक्शन कर लो, और मोराटोरियम पीरियड दिया। मोराटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं देनी। इन दैट केस ऑल्सो इट हैपन्स कि जो बैंक है वो ये कहता है कि आप अपने आराम से अपना घर बनाओ। आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का टाइम लो, उसमें आप अपना घर बनाओ, और उस दौरान आपको किस्त देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किस्त देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी देनी तो कोई चक्कर नहीं है। और इसके साथ ही जब मोराटोरियम पीरियड खत्म होता है उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है। और मोराटोरियम पीरियड भी 2 तरह के होते हैं। कुछ बैंक ऑफर करते हैं कि बिना इंटरेस्ट पे किए जितना आप अमाउंट अवेल कर रहे हो उसका इंटरेस्ट भी नहीं देना, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट को बिना दिए पूरा टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपको 12 महीने का मोराटोरियम मिला है तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं करना पहले 12 महीने में। अगर आपको विद इंटरेस्ट वाला मिला है तो जैसे जैसे आप पैसे अवेल कर रहे हो, मान लो 18 लाख रुपए लिया था कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए, तो बैंक ने आपको बोला कि हम मान लो 4.5 लाख करके 4 बार में दे देंगे। तो 4.5 लाख रुपए आपने जब पहली बार अवेल किया, कितने दिनों के लिए किया, उस पर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। फिर बाकी का 4.5 किया, उस पर टोटल 9 लाख हो गया। फिर बाकी का 4.5 लाख किया तो आपका 13.5 लाख हो गया। और टोटल फिर आखिर वाला 4.5 लाख कर लिया तो आपको टोटल 18 लाख रुपया हो गया। तो उस पर टोटल पे इंटरेस्ट पड़ेगा, वो जितना जितना अमाउंट आप अवेल कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा। और ये कोई स्पेसिफिक भी नहीं है कि 4.5 ही होगा, वो आपकी और बैंकर की अंडरस्टैंडिंग है कि कितना कितना अमाउंट आपको मिल रहा है और कितना कितना आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो और कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पैसे रिलीज होते जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा था प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद सेकेंडली होता है कि अगर आपके पास प्लॉट ऑलरेडी है उसके ऊपर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इन दैट केस तो बहुत इजी होता है कि क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके नाम पे है, तो हमने लीगल रिपोर्ट और वैल्यूएशन तैयार करवानी है। और तैयार करने के बाद आपको सिंपल जितना भी आप लोन ले रहे हो उसका जो भी 90, 80, 70%, 75% जितना भी है बैंक अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो गाइडलाइन है वो मेजॉरिटी कैसी कितनी होती है। अगर 30 लाख तक का लोन है तो मार्जिन रहता है 10%। अगर 30 से 75 लाख रुपए का लोन होता है तो होता है मार्जिन 20%। और अगर 75 लाख से ऊपर का लोन होगा तो होगा 25% मार्जिन। तो सपोज आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 40 लाख है, तो 40 लाख के हिसाब से जो आपका लोन बनेगा वो 20% के हिसाब से बनेगा, क्योंकि 30 लाख से ऊपर लोन जा रहा है, 32 लाख हो रहा है ना। 40 लाख का 80% जो है वो 32 लाख है। तो इसलिए अगर आपका मान लो सपोज जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट वो 30 लाख है, तो 30 लाख से नीचे जो मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है, 30 लाख टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट थी तो उसका 90% हो जाएगा 27 लाख। वो 30 लाख वाली रेंज के विद इन आता है। तो इसलिए जो 30 लाख तक मार्जिन होता है वो होता है 90%।
सॉरी 10%, 90% आपको फाइनेंस कर देता है बैंक। और 30 से 75 लाख तक जो आपको लोन फाइनेंस होता है वो होता है विद 80%। एंड जो 75 लाख से ऊपर लोन है वो आपको होगा 25 मार्जिन के साथ, यानी कि 75% फाइनेंस होगा, 25% आपका अपना मार्जिन होगा। अभी थर्डली हम चलते हैं कि जो मान लीजिए आपका मन है कि आपको रेडी बिल्ट घर खरीदना है, वो भी बहुत इजी होता है। जो लीगल और वैल्यूएशन रिपोर्ट बन जाएगी वो भी जैसे मैंने आपको बताया वो वैल्यूएशन के बाद अब वो उसमें ऐसे होता है कि सपोज आप घर ले रहे हो 50 लाख का, तो उसी मार्जिन में आ रहा है कि 30 लाख और 75 लाख के बीच वाला लोन आएगा, तो इसमें मार्जिन 80% आपको फाइनेंस होगा, तो मार्जिन 20% रहेगा। तो 50 लाख का टोटल फाइनेंस हो रहा है, तो टोटल आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 लाख का, आप घर ले रहे हो। इन दैट केस आपको जो बैंक को है 20% मार्जिन देना है, तो आपको 10 लाख रुपए देना है, 40 लाख बैंक देगा, 10 लाख आप डालोगे खाते में, 50 लाख का डीडी बनेगा। रजिस्ट्री वाले दिन आप बैंकर भी साथ में जाएंगे डिमांड ड्राफ्ट बना के, और वो जो कस्टमर जो आपको बेच रहा है, जो बंदा बेच रहा है आपको, उनको वो डीडी हैंड ओवर करेंगे, रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, पैसे उनको मिल जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट हो, आरटीजीएस भी हो सकती है, एनईएफटी भी हो सकती है, या कोई और मीन हो वो भी हो सकता है। कैश को अवॉइड करना है, और मैक्सिमम जो बैंकर्स हैं वो कैश में पेमेंट करेंगे भी नहीं, वो डिमांड ड्राफ्ट या फिर नेफ्ट या आरटीजीएस को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक प्रूफ रह जाता है कि जो पेमेंट करी गई है वो एक प्रॉपर ऑनलाइन मोड के थ्रू करी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अभी हमने बात कर ली है कि प्लॉट परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन करने की, फिर हमने बात कर ली है कि अगर ऑलरेडी हमारा प्लॉट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की, थर्डली हमने बात करी है रेडीमेड घर खरीदने की। अब हम बात करने हैं फ्लैट की। अगर आपको फ्लैट खरीदना है, बना बनाया फ्लैट आपको फ्लोर खरीदना है या फ्लैट खरीदना है, उसके लिए भी सेम रूल हैं। आप जो फ्लैट उसकी भी लीगल रिपोर्ट बनेगी, वैल्यूएशन होगी, आपको बिल्डर से खरीदना है तो भी मिल जाएगा, किसी ऑलरेडी ओनर से खरीदना है उससे भी मिल जाएगा। तो उसमें भी आपको जो पर्टिकुलर मार्जिन है 30 लाख रुपए तक का लोन है तो आपको 10% मार्जिन होगा, 30 से 75 लाख का 20% मार्जिन, और 75 लाख से ऊपर 25% मार्जिन। वो दे के सेम प्रोसेस होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, आपका अपना मार्जिन डलेगा, बैंक का फाइनेंस पड़ेगा, और इसको फिर जो रजिस्ट्री वाले दिन जो पेमेंट है वो सेलर को दे दी जाएगी और आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका हाउसिंग लोन का प्रोसेस। अब लेकिन जब हाउसिंग लोन हो जाता है, आपके नाम पे रजिस्ट्री भी होगी, इसके बाद का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो होता है इंतकाल चढ़ने का। तो अगर आपके नाम पे रजिस्ट्री हो भी गई है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि फ़र्द के ऊपर आपका नाम आए। तो फ़र्द के ऊपर अगर आपका नाम नहीं आता, तब तक आपके नाम पे प्रॉपर ऑनलाइन जो आपकी ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो नहीं हुई है। तो जैसे ही आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है, आपको जो उस एरिया के संबंधित पटवारी हैं उनको मिलके अपनी रजिस्ट्री की कॉपी देनी है, और उसके साथ ही आपको उनको बोलना है कि उनका आपका जो ऑनलाइन है वो नाम चढ़वा दें फ़र्द पे उस पर्टिकुलर खसरा नंबर के लिए। जब आपका नाम 2-4 दिन में उस प्रॉपर्टी के ऊपर चढ़ जाएगा, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो फिर बैंक अपना एक लेटर देगा पटवारी को, और उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद जो लियन नोट होगी बैंक की उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जो आपने प्रॉपर्टी बैंक के थ्रू खरीदी है उसमें पहले आपका नाम पे चढ़ेगी, जो सेलर से आपके नाम पे आएगी, और साथ ही साथ बैंक का नाम उस पर आ जाएगा कि बैंक के पास ये मॉर्गेज हो चुकी है फॉर दिस मच अमाउंट, जितना आपका लोन अमाउंट होगा उतने अमाउंट के लिए वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो चुकी है। सो दोस्तों ये था हाउसिंग लोन का प्रोसेस। उसके बाद जब हाउसिंग लोन सैंक्शन हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लियन नोट होगी, उसके बाद मॉर्गेज जो है बैंक के पास हो जाएगी, उसके बाद ईएमटी होती है, इक्विटेबल मॉर्गेज, वो बैंक में आके आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, अपनी रजिस्ट्री जो हुई है लेटेस्ट वो सबमिट करनी है। अगर ऑलरेडी हुई हुई है तो एक दिन पहले, लोन होने से एक दिन पहले आपको वो सबमिट करनी है, और वो बैंक के पास रहेगी जब तक आपका लोन क्लोज नहीं हो जाता। इसके अलावा जब जो प्रॉपर्टी है उसकी आपको बैंक से इंश्योरेंस करवानी है कि अगर कोई भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है, कोई फायर की वजह से कोई नुकसान होता है तो फुल्ली कवर होना चाहिए। इसके अलावा जब आपका हाउसिंग, अच्छा एक मैं और आपको बात बतानी चाहूँगा कि जो हाउसिंग लोन है उसका टोटल टेन्योर कितना होता है। तो हाउसिंग लोन जो मैक्सिमम टेन्योर देता है वो होता है 30 ईयर्स का, 30 साल का, अप टू मैक्सिमम एज ऑफ 75 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 45 साल है तो आप 75 साल तक रीपेमेंट दे सकते हैं, और उसके साथ ही 30 साल का रीपेमेंट पीरियड, या फिर 75 साल की उम्र तक। अभी कुछ लॉज ऐसे भी आए हैं जिसमें आप अपने डिपेंडेंट को, अर्निंग डिपेंडेंट को, मान लीजिए आपका बेटा है, आपकी बेटी है जो डिपेंडेंट है आप पे, या आपकी स्पाउस है जो आपसे छोटे हैं, अगर मान लीजिए आपकी एज 50 ईयर्स है, आपकी 30 साल की इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो 50 से
80 साल तक चला गया तो 75 क्रॉस कर गया, लेकिन पहले होता था कि 75 क्रॉस नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी जो मैक्सिमम बैंक्स वो ये रिबेट दे रहे हैं कि अगर आप 50 के हैं, आपका बच्चा 25 ईयर्स का है, इन दैट केस आपका बच्चा आपके साथ को एप्लीकेंट बन जाएगा अगर वो अर्निंग है, और जो 30 ईयर्स का स्लैब होगा वो आपके बेटे के हिसाब से या बेटी के हिसाब से हो जाएगा। तो अगर वो 25 का है तो 35, 45, 55 साल उसकी उम्र के हिसाब से तक 30 साल हम दे सकते हैं। आप चाहे 50 के 30, 80 तक पहुंच जाओ, लेकिन जब वो 55 का होगा तब तक आप लोन दे सकते हो, क्योंकि वो बच्चा 75 ईयर्स वाले स्लैब के विद इन आ रहा है। तो ये तो हो गया रीपेमेंट पीरियड। और मोराटोरियम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था कि कुछ महीनों का टाइम मिलता है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको बैंक को जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं देनी होती। सो दोस्तों, आपका हाउसिंग लोन जब चलता रहेगा उसके बाद एक टाइम पे, अच्छा एक और चीज़ बतानी चाहता हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट है, आप इंस्टॉलमेंट जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनी है उसके ज़्यादा इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, एडवांस अमाउंट भी डाल सकते हो, और आप जल्दी भी क्लोज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता। और जब आपका लोन क्लोज हो जाता है उसके बाद आपको बैंक से एक एनओसी मिलेगा जिसमें प्रॉपर जो खसरे हैं, जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन की जाएगी। वो एनओसी लेके आपको दोबारा तहसील में जाना है और वहाँ पे उसको सबमिट करके जो बैंक का नाम मॉर्गेज वो लियन चढ़ी थी फर्द के ऊपर, जो मॉर्गेज हुआ था बैंक के पास, आपका जो प्लॉट था उस पर मेंशन हुआ था फर्द के ऊपर, वो आपको वहाँ से हटवा लेना है। तो फुल एंड फ्लेज आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। और जो एनओसी आपको मिली थी बैंक से, उसके साथ आपको जो ईएमटी करवाई थी, इक्विटेबल मॉर्गेज करवाई थी, जिसमें आपने अपनी रजिस्ट्रीज सबमिट करवाई थी, जो आपकी रजिस्ट्री आपके नाम वाली थी, वो आपने बैंक में डिपॉजिट कराई थी फिजिकली, वो आपको उनसे वापस लेनी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये हाउसिंग लोन का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है और मैक्सिमम चीज़ें कवर करी हैं शुरू से लेके एंड तक। और हाउसिंग लोन लेना, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता और बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि सारी की सारी चीज़ें कवर करूँ इसमें। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि कोई भी हाउसिंग लोन को लेके आपके मन में कोई भी दुविधा है, और मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। और घर बनाना एक किसी भी इंसान का एक सपना होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए बैंक्स की बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसमें हाउसिंग लोन दिया जाता है। तो उस फैसिलिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। कोई भी आपको डाउट हो, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और A to Z मैं हर चीज़ का रिप्लाई आपको दूंगा, और कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।